Hello everyone, welcome back or welcome to our channel Study Room. This is Anisha, your maths educator. और इस वीडियो में हम अपने जो MCQs हैं नंबर सिस्टम के उन्हीं को वी आर कंटिन्यूइंग एंड वी आर लुकिंग एट केस बेस्ड स्टडी MCQs. केस स्टडी बेस्ड MCQs क्यों देखने रहते हैं? क्योंकि आपको जैसे इंग्लिश में जैसे अनसीन पैसेज देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मैथ्स में भी ये नया फॉर्मेट है, काफ़ी नया है, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. इसलिए वील बी लुकिंग एट दीज क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, बस 2-3 क्वेश्चन ही है जिनको अपन देख रहे हैं, क्योंकि ये खुद में इतने लंबे क्वेश्चन होते हैं ना कि बहुत पर्टिकुलर टाइप के रहते हैं और एकदम प्रिसाइज क्वेश्चन रहते हैं. तो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. इफ़ यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू लाइक इट एंड शेयर इट एज वेल. और कुछ भी अगर बीच में लग रहा हो कि नहीं समझ आया तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में जाके लिख देना वो चीज़ें. और लेट्स स्टार्ट राइट ऑफ कि क्या होते हैं ये स्टडी बेस्ड MCQs. चलो, फर्स्ट क्वेश्चन देखे रखा है कि इन अ क्लासरूम एक्टिविटी ऑन रियल नंबर्स, मतलब क्लास में चल रही थी रियल नंबर्स पे एक्टिविटी. द स्टूडेंट्स हैव टू पिक अ नंबर कार्ड फ्रॉम अ पाइल एंड फ्रेम अ question on it if it is not a rational number for the rest of the class. The number cards picked up by first 5 students and their questions on the numbers for the rest of the class are as shown below. Answer them. Now what happened? इन अ गिवन क्लास देयर वर 5 स्टूडेंट्स जिनने एक एक कार्ड उठाया. मतलब क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं बट 5 स्टूडेंट्स ने एक एक कार्ड उठाया और उनसे बोला गया कि अगर आपने जो कार्ड उठाया उसमें अगर एक रैशनल नंबर नहीं है, मतलब अगर उस कार्ड में एक इररैशनल नंबर है, तो आप बाकी क्लास के लिए भाई क्वेश्चन बना के पूछो. बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव क्लास है इनकी. तो चलो, क्या पूछ रहे हैं बच्चे अब एक दूसरे से क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज सूरज पिक्ड अप रूट 8. सूरज ने उठाया भाई रूट 8 का कार्ड, जो अपन को पता है कि इररैशनल नंबर है. एंड हिज क्वेश्चन वाज, इररैशनल नंबर आया इसलिए तो उसने क्वेश्चन बना के पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रूट 8? इट इज़ अ नेचुरल नंबर, इट इज़ एन इररैशनल नंबर, इट इज़ अ रैशनल नंबर, या फिर नन ऑफ दीज. अब देखो, इस पॉइंट में केस स्टडी वाले क्वेश्चंस और आसान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि भले ही अगर आपको ये भी नहीं पता होता ना कि इररैशनल नंबर क्या है, लेकिन क्वेश्चन में अपन को यहाँ पे ही दिया था ना कि क्वेश्चन आप तभी पूछोगे जब आपके पास एक रैशनल नंबर नहीं आएगा. इफ इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, तो अगर रैशनल नंबर नहीं हुआ तो फिर क्या हो सकता है? इररैशनल नंबर ना. क्योंकि देखो, नेचुरल नंबर तो अपना रैशनल नंबर के अंदर आता है. नन ऑफ दीज ऑप्शन है में नहीं, क्योंकि अपन को पता है कि बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि रूट 8 अपना एक इररैशनल नंबर होता है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकारिंग होता है. अगर अपन इसका रूट हटा दें तो किसी एक पर्टिकुलर नंबर का रूट 8 नहीं होता. तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एन इररैशनल नंबर, बिकॉज रूट 8 एक इररैशनल नंबर है. कैसे पता चला? पहले तो भाई सूरज ने ये कार्ड उठाया तभी उसने क्वेश्चन बनाया, और क्वेश्चन आप तभी बना सकते थे जब आप इररैशनल नंबर उठाओगे. और सेकंड रीजन, मैथमेटिकली रूट 8 अपन को पता ही है कि एक इररैशनल नंबर होता है, क्योंकि रूट हटाने पे अपन को एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकारिंग नंबर देगा. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट गई श्रेया. श्रेया picked the bonus and her question was, which of the following is not irrational? इसमें से कौन सा नंबर इररैशनल नहीं है? बोनस कार्ड उठाया तो भाई टीचर ने उससे बोला होगा बोनस क्वेश्चन है, तुम्हें देना है तो दो, नहीं देना मत दो. उसने बोला मैं तो दूंगी. उसने पूछा इन चारों में से कौन सा नंबर इररैशनल नहीं है. तो यार, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 3 - 4 रूट 5. क्या रूट 5 एक इररैशनल नंबर होता है? क्या अगर अपन 5 का रूट हटा दें तो अपन को एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकारिंग नंबर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि 5 अगर आपको पता है किसी चीज़ का स्क्वायर होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो. वैसे तो नहीं होता, 5 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो रूट हटाएंगे तो एक इररैशनल और नॉन टर्मिनेट एक इररैशनल नंबर मिलेगा जो कि नॉन रिकारिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रहेगा. इसलिए यार ए ऑप्शन तो अपना इररैशनल है, तो इसको तो नहीं मान सकते. बी ऑप्शन इज रूट 7 - 6. क्या रूट 7 एक इररैशनल नंबर होता है? रूट 7 भी सेम एज रूट 5 एक इररैशनल नंबर होता है, क्योंकि 7 हमें पता है किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता, उसके ऊपर रूट लग जाएगा, और अगर रूट हटाएंगे अपन तो फिर वो एक अगेन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकारिंग नंबर देगा. तो यार ये भी नहीं है अपना करेक्ट ऑप्शन. सी ऑप्शन दिया है 2 + 2 रूट 9. अब 2 + 2 रूट 9 को अगर अपन सॉल्व करने जाएंगे तो 2 + 2 रूट 9, 9 अपन को पता है किसका स्क्वायर होता है? 3 का होता है ना. तो ये हो जाएगा 2 + 2 × 3 विच विल बी इक्वल टू 2 + 2 3 = 6. तो अपन को मिलेगा एक 8 आंसर में. क्या 8 एक इररैशनल नंबर है? नहीं है. तो अपन को जो फाइंड आउट करना था कि इसमें से कौन सा इररैशनल नहीं है, वो यार ऑप्शन सी तो लग रहा है कि हाँ, ऑप्शन सी सही तो है. फिर भी एक बार ऑप्शन डी देख लेते हैं. ऑप्शन डी में दिया है 4 √ 11, मतलब 4 टाइम्स रूट 11. तो क्या रूट 11
एक रैशनल नंबर है? क्या 11 किसी का स्क्वायर है? अगेन नहीं है, वो भी अपन को नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर देगा, इसलिए यार ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। इसलिए अपना करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2 + 2 √9, क्योंकि 9 अपन को पता है 3 का स्क्वायर होता है और 3 2 6 + 2 = 8 विच गिव्स अस अ रैशनल नंबर, जो अपन को पूछा था कि इसमें से कौन सा इररैशनल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1.3, तीसरी बच्ची गई अपन की अनन्या। Ananya picked up √15 minus √10 and her question was √15 minus √10 is। उसने पूछा, मैंने ये नंबर उठाया है, तो आप लोग बताओ ये नंबर क्या है? क्या एक नेचुरल नंबर है, क्या एक इररेशनल नंबर है, क्या एक होल नंबर है, या फिर एक रैशनल नंबर है? तो अगेन, क्या √15 किसी का भी स्क्वायर होता है? क्या √10 किसी का भी स्क्वायर होता है? अगर आप इसका रूट हटा दोगे तो क्या आपको एक रैशनल नंबर मिलेगा? क्या एक टर्मिनेटिंग या फिर एक रिकरिंग नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका अगर आप रूट हटाओगे तो अगेन अपन को एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर मिलेगा, जो कि अपना एक इररेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट √15 minus √10 इज इंडीड एन इररेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1.4 दिया है, फिर चौथा बच्चा गया अपन का सुमन। सुमन गई, हर लिखा है, तो सुमन पिक्ड अप 1/√5 एंड हर क्वेश्चन वाज, उसने उठाया भाई कि मैंने उठाया है 1/√5 का कार्ड। तो 1/√5 इज व्हाट? अ होल नंबर, अ रैशनल नंबर, एन इररेशनल नंबर, अ नेचुरल नंबर। यार अब बच्चे हैं तो बच्चे कितने ही वेरिएशन पूछेंगे क्वेश्चन के, सब लोग सेम क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं कि मैंने जो नंबर उठाया वो क्या है। तो यार 1/√5 भी सेम लॉजिक अपन ने जो फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया था वो यहाँ भी लगा सकते हैं कि क्वेश्चन तो आप तभी पूछ सकते हो ना जब आपने इररेशनल नंबर का कार्ड उठाया है। तो अपना क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट, सी ऑप्शन है, क्योंकि पहली बात √5 तो होता ही इररेशनल नंबर। अब सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन बच्चे तभी पूछ सकते थे अगर उनने एक इररेशनल नंबर का कार्ड उठाया है। तो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एन इररेशनल नंबर। परफेक्ट। फिफ्थ स्टूडेंट गई प्रीति। प्रीति ने बोला कि मैंने उठाया है √6 का कार्ड। लाइक प्रीति पिक्ड अप √6 एंड हर क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इररेशनल, इसमें से कौन सा इररेशनल नहीं है? ऑप्शन है ए है 15 + 3 √6। तो देखो 3 टाइम्स √6 है, तो क्या √6 एक रैशनल नंबर होता है? क्या 6 किसी भी चीज का स्क्वायर है? नहीं होता। तो √6 अपन का एक इररेशनल नंबर है, क्योंकि वो अपन को एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर ही देगा। बी ऑप्शन दिया है √24 - 9। क्या √24 अपन को कोई सा एक स्क्वायर दे सकता है जो एक रैशनल नंबर हो? नहीं दे सकता है। देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करके देख लेते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा? ये 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो अपन को ये मिल गया 2 × 2 × 2 × 3। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व होके बाहर आ जाएगा ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा 2√6। बट स्टिल √6 भैया उसने नंबर भी यही उठाया था, तो उसी के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगी हमारी प्रीति। तो उसने बोला यार 2√6 तो अपन का एक इररेशनल नंबर है, तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है 5/150। तो 150 को भी अपन सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या 150 अपन का एक इररेशनल नंबर है। 150 को अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 * 14, 1 2 5 = 10। फिर चलो 5 से ही कर देते हैं इसको अपन डायरेक्ट, कि 3 से करें, 5 से ही कर देते हैं। 5 1 = 5, 5, दिस विल बी 5 3 = 15 एंड दिस विल बी 3 1 = 3। तो ये हो जाएगा अपन का ज़्यादा से ज़्यादा 5 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 5 हैं और रूट के अंदर 6 तो बचेगा ही, क्योंकि 3 2 होता है 6। तो 5√6 अगेन 6 √6 इज एन इररेशनल नंबर, तो ये भी अपना ऑप्शन सही नहीं है। तो यार ना तो ए अपना आया, ना बी आया, ना सी आया, तीनों में अपन को √6 मिल गया जो प्रीति के क्वेश्चन में भी उन्होंने उठाया था। तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें से कोई सा भी नंबर ऐसा नहीं है जो रैशनल हो। तीनों के तीनों ऑप्शन अपन के इररेशनल थे और अपन को बोलना था इसमें से कौन सा इररेशनल नहीं है। क्वेश्चन अगेन बहुत ध्यान से पढ़ना, नॉट, इज नॉट, कैन, क्या नॉट की गलती तो मत ही करना। अपन का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, कि इसमें से कोई सा भी नंबर रैशनल नहीं है, तीनों ही इररेशनल दिए थे। अब देखो ये 5 क्वेश्चन अपन ने देखे, सबके सब एक ही क्वेश्चन के टाइप थे, लेकिन बहुत इजीली, कितने सिंपल क्वेश्चन थे, एक एक मार्क वाले क्वेश्चन अपन ने बहुत इजीली सॉल्व कर लिए।
क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. Let x be a rational number whose decimal expansion terminates. Then x can be expressed in the form p by q, where p and q are co-prime, and the prime factorization of q is of the form 2 to the power n into 5 raised to the power m, where n and m are non-negative integers and vice versa. अब क्या बोल के रखा है कि यार रैशनल नंबर तो अपन को भी पता है दो टाइप के होते हैं. एक होता है अपना टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. तो पहले यहाँ पे हो रही है टर्मिनेटिंग नंबर्स की बातें. टर्मिनेटिंग में इन लोगों ने बोल के रखा है कि जो भी नंबर होगा वो p बाई क्यू के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा, वेयर p एंड q आर बोथ को प्राइम्स. ठीक है, p और q दोनों अपने क्या हो जाएंगे, को प्राइम्स. लिख देते हैं. और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट करेगा q का फॉर्मेट में 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m. मतलब जो अपना डिनोमिनेटर है, ये जो q है, ये अपना एग्जिस्ट करेगा 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्मेट में. ठीक है, आ गया समझ. अब आगे बोला है कि लेट x बी इक्वल टू p बाई q बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, where n and m are non-negative integers, then x has a non-terminating repeating decimal expansion. अब अगेन अपन को पता है रैशनल नंबर तो दो ही टाइप के होते हैं. एक होता है अपना टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग. मतलब अगर वो टर्मिनेट नहीं भी हुआ तो रिपीट तो ज़रूर होगा, मतलब रिकरिंग तो वो होगा. और इसमें अपन को क्वेश्चन में देके रखा है कि ये p बाई क्यू फॉर्मेट में तो ज़रूर होगा, लेकिन अपन का q जो है, जो डिनोमिनेटर है, वो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्मेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा. मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग कब रहेगा, जब ये 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्मेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो चलो ये अब सब अपन को दिया था क्वेश्चन में. अब अपन इसके डिस्कस करते हैं सब टाइप वाले क्वेश्चंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अब बात हो रही है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की. बैक ऑफ द माइंड हमेशा जो अभी केस आपने जो पूरा पैराग्राफ पढ़ा है ना, उसको दिमाग में लेते हुए ही चलो. तो हमें पता था कि अगर टर्मिनेटिंग होगा तो अपना जो p बाई क्यू फॉर्मेट का फ्रैक्शन है, उसमें जो q है, जो डिनोमिनेटर है, वो होना चाहिए 2 इंटू n, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्मेट में. यही था ना क्वेश्चन में. तो ऑप्शन ए देखते हैं. क्या 441 को अपन 2 और 5 के फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं? देखते हैं सॉल्व करके. क्या 441 को अगर अपन प्राइम फैक्टराइज करने जाएं, 3 से जाएगा ना सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 7 ज़ा 21. तो यार यहाँ तो अपन को सबसे पहले ही 3 मिल गया, तो आगे सॉल्व भी क्यों करें. हमें चाहिए था 2 और 5 के नंबर में अपना फैक्टर, तो यहाँ 3 आ गया, तो ये तो नहीं हो सकता अपना ऑप्शन. सेकंड दिया है 77 बाई 210. मतलब 210 जो अपना q है उसको अपन करके देखते हैं फैक्टराइज. तो पहले तो चला जाएगा ये 2 से, 2 1 ज़ा 2 0 एंड 2 5 ज़ा 10. अब जाएगा ये अगेन 3 से, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15. अब यहाँ पे जब 3 आ ही गया है तो फिर अगेन आगे सॉल्व करने की बात ही नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ 2 और 5 चाहिए अपने डेसिमल एक्सपेंशन में. तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता. ऑप्शन सी दिया है 15 बाई 1600. तो अपना q इस केस में क्या है, 1600. तो 1600 को अपन प्राइम फैक्टराइज करके देखेंगे. तो ये तो आ सकता है. देखो 2 800, देन इट विल बी 2 400, देन 2 200, 2 100, 250, 225. अब 25 होगा अपना 5 से एंड 5 1 से. तो देखो ये तो अपन का पूरा 2 और 5 के उसमें ही आया. मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 2 हैं और 2 5 हैं. तो मतलब 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2. तो यही तो चाहिए था हमें अपना टर्मिनेटिंग लाने के लिए. 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्मेट में चाहिए था, जो हमें यहाँ पे मिल गया. तो इसलिए अपना करेक्ट ऑप्शन है सी, क्योंकि ये इसका टर्मिनेटिंग होने का देख लो एक बार. यहाँ पे क्या बोला था कि 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्मेट में होना चाहिए अगर आपको टर्मिनेटिंग चाहिए. तो हमने देख लिया कि 1600 बिल्कुल इसी फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है, इसलिए सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. एक बार डी भी देख लेते हैं.
तो डी में तो डायरेक्ट ब्रेक डाउन करके ही दिया है कि 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, तो अपने डिनोमिनेटर में क्या है 7 भी तो आ गया ना, हमें तो सिर्फ 2 और 5 चाहिए था, इसलिए सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 15/1600। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 अपॉन 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 2 इज वॉट। अब इसको देखो, या तो आप पूरा खोल के सॉल्व करो कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 और फिर 23 से डिवाइड, अपन थोड़ा लॉजिक लगा के इसको सिंपली भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 है और 5 के ऊपर 2 है तो 5 का 2 भी अपन 3 बनाने की कोशिश करते हैं, ये हो जाएगा 23 अपॉन 2 to the power 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 अपॉन 5। अब 23 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 is 15, 5 2 is 10, तो 115 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, क्योंकि 5 स्क्वायर को 5 से करेंगे तो 5 क्यूब आ जाएगा ना। अब देखो 2 और 5 के उसमें है अपना डिनोमिनेटर, मतलब सॉल्व करने में 10 का ही हम लोगों को एक वो मिलेगा फैक्टर, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 क्यूब होता है अपना 8 and 5 cube is 125, तो 125 into 8 is equal to 1000। ये तो भाई याद ही कर लो कि अगर 2 और 5 है डिनोमिनेटर में, मतलब 2 और 5 के फैक्टर्स हैं, तो आंसर हमेशा 10 का ही एक फैक्टर आएगा, और ऊपर अपना ही था 115। अब इसको बस देखो 3 प्लेसेस पे पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि जीरो के साथ डिवीजन देखो बहुत ही सिंपल होता है, जितने नंबर के जीरो उतने डेसिमल के पहले प्लेसेस, तो अपना आंसर आ गया 0.115, जो ऑप्शन बी बिल्कुल दे के रखा था 0.115, 0.115। हाँ, रूट पॉइंट के बाद कभी भी अपन उसको ऐसे नंबर नहीं बुला सकते, इसको अपन बुलाएंगे 0.115, तो अपना ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि पूरा सॉल्व करके देखा भाई कि 0.115 ही आ रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 2.3 दिया है, 441 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 to the power 7 इंटू 7 स्क्वायर इज अ व्हाट डेसिमल। अब यहाँ पे अपन को पहले ये पता करना है कि रैशनल है कि इरैशनल है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में ही अपन को ऐसे नंबर दे के रखे हैं ना कि टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब रैशनल और इरैशनल की ही डेफिनेशन दी है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए अपन 441 को पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखेंगे। तो 441 को अपन कैसे, पहले 3 से कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 13 14, 3 7 ज़ा 21। फिर 3 से जा सकता है ये, तो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 एंड 3 9 ज़ा 27। तो ये हो जाएगा ये 3 है, सॉरी 3, दैट इज़ नॉट 2, दैट इज़ 3। तो ये हो जाएगा 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो 441 को मतलब अपन लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर करके, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो 2 3 और 2 7 आए, और डिनोमिनेटर में अपना है 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 7 इंटू 7 स्क्वायर। अब देखो एक चीज़ दिख रही होगी आपको कि न्यूमरेटर में भी 7 स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी 7 स्क्वायर है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो सकते हैं, सेम नंबर है। तो अपन का बचा 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 to the power 7। अब जब हमारा डिनोमिनेटर जो हमारा q है p/q फॉर्मेट का, वो 2 और 5 के फैक्टर्स में एग्जिस्ट करता है, तो वो अपन की किस चीज़ की प्रॉपर्टी थी अकॉर्डिंग टू द केस स्टडी, वो था अपना टर्मिनेटिंग नंबर। तो इसलिए अपना ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ए टर्मिनेटिंग, बिकॉज अ डिनोमिनेटर दैट इज q exists in the factors of 2 and 5, that is option number A, terminating. Next question is, for which of the following values of p 251 upon 2 to the power 3 into p to the power 2 is a non-terminating recurring decimal, मतलब non-terminating भी हो और recurring भी हो। तो यार ये तो भाई ले लो 5 सेकेंड, बताओ क्या होगा आंसर, कमेंट सेक्शन पे जाके लिख दो। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि क्या ऐसी p की वैल्यू हम डालें कि हमें आंसर में एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर मिले। केस स्टडी याद है, 2 केसेस थे, एक साइड पे था टर्मिनेटिंग, दूसरे साइड पे था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और इसकी प्रॉपर्टी ये थी कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग तब होगा जब आपके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा और कुछ भी हो, मतलब 2 और 5 अगर साथ में नहीं है और कोई सा भी उनके अलावा नंबर है, तो आपका भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग में चला जाएगा। तो 2 तो यहाँ पे दिया है, p की जगह क्या क्या ऑप्शन में है, 3 होगा तो भी चला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में, बिकॉज 3 इज नॉट इक्वल टू 5। ऑप्शन बी 7, ये भी 5 नहीं है तो भी अपन का नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में चला जाएगा।
ऑप्शन सी इज 15। 15 भी अपना नहीं है, क्योंकि यार 15 आप बोलोगे यार 5 की 5 इंटू 3 तो होता है 15, लेकिन अगेन एक 3 भी आ जाएगा ना इधर, तो दिस इज स्टिल नॉट इक्वल टू 5। डिनोमिनेटर में हमें सिर्फ 2 और 3 चाहिए उसको टर्मिनेटिंग बनाने के लिए, तो इसलिए अपन इन तीनों में से आप कोई भी वैल्यू डाल दो, इन तीनों तो छोड़ो, 2 और 5 के अलावा आप कोई भी वैल्यू डाल दो ना, तो आंसर आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल ही आएगा। इसलिए ऑप्शन अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि अपन को केस स्टडी में ही डायरेक्ट देके रखा था कि 2 और 5 के साथ ही बस टर्मिनेटिंग आपका आ सकता है रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2.5 is 241 upon 2 raised to the power 5 into 5 raised to the power 3 is what? 241 को अपन को फाइंड करना है, क्या हो सकता है? अपन को दिया है Q, 2 raised to the power 5 into 5 raised to the power 3। अगेन 2 मिनट ले लो, थोड़ा सा सोच लो क्या हो सकता है, क्या लग रहा है। देखो साइड बाय साइड कमेंट सेक्शन में आंसर आप भी देते चला करो, तो आपको भी थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन हो जाएगा। अभी कोविड में क्या ही करें, ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादातर चालू ही नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, चलो आगे आंसर क्या आ रहा है। अपन को दिया है Q अपना 2 raised to the power 5 into 5 raised to the power 3, 2 और 5 के फॉर्मेट में भाई वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या हो सकता है? बस अपना ऑप्शन ए, दैट इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये हमारी केस स्टडी में हमें दिया हुआ था एक केस कि 2 raised to the power m into 5 raised to the power n अगर नंबर है तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये अगेन 5 ही क्वेश्चन थे जो एक पूरे के पूरे सब टाइप एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, श्रीकांत हैज मेड अ प्रोजेक्ट ऑन रियल नंबर्स where he finally explained the applicability of exponential laws and divisibility conditions on real numbers। भाई श्रीकांत ने बनाया है प्रोजेक्ट अपना, किसके ऊपर? रियल नंबर्स के ऊपर, और उसमें उसने समझाया है एक्सपोनेंशियल लॉज और डिविजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। He also included some assessment questions at the end of his project as listed below, answered them। मतलब उसने तो एक्सपेरिमेंट बना दिया और उसने उसके नीचे लिख दिए क्वेश्चंस, किसके बेसिस पे? जो अपने रियल नंबर थे। रियल नंबर क्या होते हैं? जिसमें सारे रैशनल और इरैशनल नंबर्स ऐड होते हैं। तो भाई अपन भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n 4 to the power ends in 0। मतलब n की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिससे अपन का नंबर एंड करे 0 पे। थोड़ा सोचो, बहुत ही ऐसे क्या बोलते हैं, मेंटल मैथ्स टाइप का क्वेश्चन है ये। तो सोच लिया, क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है यार? 4 की पावर अपन कुछ भी रखें, इफ n इज इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी, 4 स्क्वायर क्यूब 4 to the power 4, n की किसी भी वैल्यू विल नेवर एंड इन 0। क्यों? अभी अपन के पिछले क्वेश्चन में भी एक केस स्टडी था कि 0 पे एंड होने के लिए अपन का होना चाहिए 2 into 5 के फॉर्म में। तो 4 को अगर अपन ब्रेक डाउन करें, अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आता है? 2 into 2। तो यार 2 into 2 में 5 तो है नहीं, तो कैसे 0 के उसमें एंड करेगा? 10 के फैक्टर में कैसे एंड कर सकता है? इसलिए अपना क्वेश्चन आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नो वैल्यू ऑफ n। क्योंकि 2 into 2 के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है 4, तो उसकी आप कितनी भी पावर बढ़ा लो, कुछ भी लगा के देख लेना, 2 3 4 110 120, आंसर कभी 0 में आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास 5 ही नहीं है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a is a positive rational number and n is a positive integer greater than 1, then for what value of n a to the power n is a rational number। अब बोला है, थोड़ा सा अपन एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका, कि a आपको एक दिया है पॉजिटिव रैशनल नंबर, मतलब a है एक पॉजिटिव रैशनल नंबर, कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 कुछ भी, ठीक है। एंड n इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1, मतलब इसकी पावर है n जो एक इंटीजर है जो है 1 से बड़ा, मतलब वो एक नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन चल रहा है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a to the power n इज अ रैशनल नंबर। तो ये तो अपन ने एक्सप्लेनेशन में ही देख लिया ना। a कब रैशनल हो सकता है? कि जब n की वैल्यू अपन की 1 से बड़ी हो। कोई सा भी नंबर ले लो आप, यहाँ पे अपन 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, अगर उसकी पावर में आप कुछ भी चढ़ा दो, 1 2 3 एंड सो ऑन, आंसर में तो रैशनल नंबर ही मिलेगा ना। वो ना नेगेटिव में जा रहा है ना वो रूट में जा रहा है, ये हमेशा p/q फॉर्मेट में ही एग्जिस्ट करेगा, कितने भी आप 1 से ज़्यादा नंबर ले लो। तो क्या अपन को ऑप्शन में ऐसा कुछ था? अपन को ऑप्शन देखो, सी है फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1।
n की वैल्यू कोई सी भी हो, अगर वो 1 से बड़ी है तो वो बिल्कुल एक रैशनल नंबर के फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर सकता है। तो अपना क्या है करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। अब ऑप्शन ए, बी और डी भी देख लेते हैं क्यों नहीं हो सकता। फॉर n इज एनी इवन इंटीजर, क्या सिर्फ इवन इंटीजर्स में वो रैशनल नंबर रहेगा क्या? 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 3 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यार ये तो अपना एक वो हो गया ना, इवन नंबर। और अपन को इवन नंबर के साथ ऑड नंबर का भी एक ऑप्शन दिया है कि व्हेन n इज एनी ऑड इंटीजर। तो अपन का n क्या था? देखो, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। तो ये अपन का ऑड नंबर है, तो इवन अकेले की बात तो हो ही नहीं सकती ना। हमने ऑड नंबर लगा के देखा, फिर भी हमें आंसर आया एक रैशनल नंबर। तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इज व्हेन n इज एनी ऑड इंटीजर। अगर अपन करें 2 टू द पावर 2, तो अगेन एक रैशनल नंबर आया, एक इवन नंबर के साथ एक रैशनल नंबर आया। तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता कि सिर्फ ऑड इंटीजर की बात तो हो नहीं रही। ओनली व्हेन n इज इक्वल टू 0। तो अब देखो, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये एक मैथ्स का फॉर्मूला है कि कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 होती है तो 1। अब 1 भले ही रैशनल नंबर है, लेकिन 2 टू द पावर 2 भी तो एक रैशनल नंबर है। तो सिर्फ n इज इक्वल टू 0 की क्या बात होगी? तो अपना करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1 अपन की वैल्यू एक रैशनल नंबर में ही आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If x and y are two odd positive integers, then which of the following is true? x और y बोला है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कि ऑड हैं। तो यार एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि लेट x be equal to 2 and y be equal to 5। हैं दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स? हाँ है। Then which of the following is true? फर्स्ट दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन। तो यहीं देखो सॉल्व करते देखते हैं साइड बाय साइड। x था अपना 2, y था अपना 5। x स्क्वायर होगा 4, y स्क्वायर होगा 25। तो 25 प्लस 4 क्या होता है? 29 है ना। तो क्या अपना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक इवन नंबर आया? नहीं आया यार। 29 तो अपना एक ऑड नंबर होता है। क्यों नहीं आया? क्योंकि अपन को ऑड लेना था, मैंने यहाँ 2 ले लिया जो कि एक इवन नंबर होता है। आई एम रियली सॉरी, ये अपन 3 ले लेते हैं। तो x विल बी इक्वल टू 3, ये हो जाएगा अपना 9। तो 9 प्लस 25 इज 25 करोगे 9 से 8 तो ये अपन को मिलेगा 14। 9 10 11 12 13 14 एंड दिस विल बी 34। आई एम रियली सॉरी, 2 इज एन इवन नंबर। ऑड नंबर लेना था तो अपन ने माना कि x अपना हो 3, y हो अपना 5। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 34, जो बिल्कुल अपना एक इवन नंबर है। तो a तो ट्रू है। अब अगेन एक बार सारे ऑप्शन देख लिया करो, ये नहीं कि बस फर्स्ट ही ऑप्शन सही दिख रहा है तो उसी को टिक लगा दिया। क्योंकि अपन को एक देखो डी ऑप्शन दिया कि बोथ a एंड b कैन ऑल्सो बी ट्रू। तो b भी देखते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। क्या 34 अपना 4 की टेबल में आता है? नहीं आता। 4 की टेबल में 32 आता है, फिर डायरेक्ट 36 आता है। मतलब 4 इंटू 8 इज 32 ना, तो 34 तो आता नहीं है। तो b स्टेटमेंट भी सही है। और ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ 3 और 5 लिया, इसलिए आप कोई से भी 2 नंबर ले लो अपने ऑड। अब 7 और 11, 13, 21 किसी भी 2 नंबर्स के साथ करोगे ना, यही चीज़ें आएंगी। सी ऑप्शन है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑड। क्या 34 एक ऑड नंबर है? नहीं है। 34 तो एक इवन नंबर है ना, तो सी अपना ट्रू नहीं है। तो यार ए सही था, बी भी सही था। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब हमारे 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं तो वो हम एक इवन नंबर देते हैं जो कि डिविजिबल बाय 4 नहीं होते। या आप कोई से भी 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेके देखोगे, आपको यही आंसर आएगा। ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज द स्टेटमेंट 1 ऑफ एवरी 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 3। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। अगेन 10-15 सेकेंड ले लो, थोड़ा सोचो और मेरे को बताओ कि अगर आपको कोई से भी 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या होता है? एक के बाद एक, मतलब जैसे 1 2 3 या फिर 11 12 13 या फिर 22 23 24, कोई से भी 3 नंबर अगर ऐसे कॉन्सिक्यूटिव लो तो क्या उसमें से एक नंबर हमेशा रहेगा जो 3 से डिविजिबल होगा? सोच लिया? The answer is indeed always true। क्योंकि यार 3 की टेबल ही कैसे होती है? हर 3 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 होता है ना। तो जहाँ तक भी काउंटिंग जाती है एक नंबर तो रहेगा ही ना 3 नंबर के बीच में जो 3 की टेबल में आता है।
इधर देखो, इधर क्या आएगा 3, इधर अपना 12, इधर अपना 24, ये सारे 3 की टेबल में आते हैं। ऐसे कोई से भी 3 नंबर ले लो, एक नंबर तो रहेगा ही अगर वो तीनों कॉन्जिक्यूटिव हैं जो 3 से डिविजिबल रहेगा। इसलिए ऑप्शन ट्रू है अपना ए, दैट इज ऑलवेज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इफ n इज एनी ऑड इंटीजर देन n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय। n इज एनी ऑड इंटीजर, ठीक है। तो अगेन अपन एग्जाम्पल दे के सॉल्व करते हैं कि n स्क्वायर माइनस 1, अगर n कोई भी अपना एक ऑड इंटीजर है तो ऑड इंटीजर अपन लेते हैं 3, तो 3 स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 3 = 9 माइनस 1 इज 8। अपन 7 लेके देखते हैं तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 1, 49 माइनस 1 इज 48। फिर लेके देखते हैं अपन 5 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 25 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 24। अब ये सारे देखो 8, 48, 24 ये सब किसकी टेबल में आते हैं? ऐसा कोई सा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें ये सारे नंबर्स आते हैं? देखो डी, डायरेक्ट अपन को दिख रहा है क्या 22 की टेबल में 8 आ सकता है, 55, 88, ये तो 8 से इतने बड़े नंबर हैं, इनकी टेबल में क्या आएगा 8। इसलिए आर करेक्ट ऑप्शन इज 8 कि जितने भी ऑड इंटीजर्स होते हैं जो n स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्मेट में होते हैं उसके बीच में आप कोई सा भी ऑड इंटीजर लगा के देख लो, आपको वो आंसर जो भी आएगा वो हमेशा होगा डिविजिबल बाय 8। इसलिए आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 8, दैट इज 8 इज एन इंटीजर दैट इज divisible by n square minus 1 in all cases where n is any odd integer, ठीक है। तो बस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अपन ने अपने केस स्टडी वाले क्वेश्चंस देखे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं क्योंकि ना 9th मतलब इस क्लास में बहुत लोग इन क्वेश्चंस को देखते नहीं है, उनको लगता है बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, अनसीन पासेज टाइप का होगा तो हम तो कर लेंगे, लेकिन एक प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस के लिए भी। तो अपन ने 3 क्वेश्चंस देख लिए इसके। कोई भी डाउट हो, कुछ भी लग रहा हो, नहीं समझ आया, कमेंट सेक्शन में जाके लिख देना। बाकी मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। और आपको कोई से भी अपकमिंग वीडियोज चाहिए जो आपको प्रेफरेंस है कि ये पढ़ना है तो वो भी कॉमेंट सेक्शन में लिख देना। And stay tuned to our channel and I'll see you guys in the next video. Stay tuned.